हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र के एमसीक्यूज़ को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। टीजीटी, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में, नेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा एज ऑफ चौसर। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा एज ऑफ चौसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड रेनेसेंस बिगिन इन इटली? यानी कौन से शताब्दी में या कौन से सेंचुरी में रेनेसेंस जो है स्टार्ट हुआ था इटली में। तो इटली में हमारा जो रेनेसेंस शुरू हुआ था, पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, वो 14वीं सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी में हमारा इटली में रेनेसेंस पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था। और यहाँ इटली में तो शुरू हुआ था 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण। उसके दो शताब्दी बाद हमारा इंग्लैंड में आया था। लगभग 2 शताब्दी लग गया था आने में इंग्लैंड में, यानी 16वीं सेंचुरी तक इंग्लैंड में पहुंच चुका था पुनर्जागरण काल। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोटेड हार्ट? यानी इसमें जो राइटर हैं, जो जेफरी चौसर हैं, जिन्होंने लिखा है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स है जो कि जेफरी चौसर का लिखा हुआ है। उसमें जेफरी चौसर बोलते हैं कि यानी हमारा जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा जो होता है फ्रेंड्स, जैसे यात्रा होता है जो कि हम तीर्थ के दौरान जो यात्रा करते हैं उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो उसमें चौसर बोलते हैं कि यानी हम हमारे यात्रा को गुजारने के लिए, बिताने के लिए आप पूरे हृदय से तैयार हो जाइए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द पिलग्रिम्स इन कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस फॉर। यानी जो कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, यानी जो यात्री लोग जा रहे थे, यात्री लोग वहाँ पे कैंटरबरी टेल्स में, तो वो बीच में क्या हुआ था, वो बीमार हो गए थे। तो इस कारण से वो सेंट थॉमस को थैंक बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो लोगों का मदद करते हैं और जो बीमार रहते हैं उनको उनकी सहायता करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थाइबन वॉरियर कैम? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स में जो रेफरेंस मिलता है हमको थाइबियन वॉरियर का, जो यंग थाइबियन वॉरियर रहता है, वो किसके स्टोरी में मिलता है, किसकी कहानी में मिलता है? वो मिलता है नाइट्स के टेल में। जो नाइट रहता है वो सबसे बड़ा योद्धा रहता है वहाँ का। नाइट का कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कैंटरबरी टेल्स में, 29 कैरेक्टर्स में से। तो ये बोलता है, जो नाइट अपनी कहानी सुनाता है उसमें थाइबियन वॉरियर का रिफरेंस मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस रिफर्स टू? यानी जो फ्रेज है हमारा मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, यानी पुनर्जागरण का उगता हुआ तारा, कौन है? ये जेफरी चौसर है। जेफरी चौसर ने रेनेसेंस में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो इस वजह से इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस बोला जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फंड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग? यानी जो कैंटरबरी टेल्स अभी हमने आपको बताया जो जेफरी चौसर लिखे हैं, उसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि हंटिंग, शिकार करने का, और राइडिंग, घुड़सवार करने का शौकिया रहता है? तो वो रहता है मोंक। मोंक जो कैरेक्टर रहता है वो हंटिंग भी करता है और राइडिंग भी करता है, उसको बहुत शौक रहता है इसका। 7 नंबर का क्वेश्चन है, द नॉर्मन्स कंक्वर इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग? यानी जो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था उसमें ए नॉर्मन कंक्वर हुआ था, जो कि किए थे विलियम द कंक्वर। विलियम द कंक्वर 1066 में, यानी 10 फ्रेंड्स याद रखिएगा, बस इसको ऐसे याद रखिए 1066। इसमें क्या हुआ था? नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था या फिर नॉर्मन्स कंक्वर हुआ था। विलियम द कंक्वर इसको जीते थे, जिसको बोला जाता है 1066 में नॉर्मन कंक्वर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इपिथालियम इज अ पोयम रिटन टू सेलिब्रेट अ? देखिए, इपिथालियम जो है एडमंड स्पेंसर का, इपिथालियम प्रोथैलियम ये एडमंड स्पेंसर का है, जिसमें ये मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। यानी वो जो सॉन्ग है वो मैरिज पे लिखा गया है। इपिथालियम और एक इनका और वर्क है प्रोथैलियम, 2 वर्क इनका है। जो कि इपिथेलियम है वो मैरिज पे सेलिब्रेट किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है,
द कैंटरबरी टेल्स डैश अपीयर टू बी ऑलवेज बिजी एंड मेक्स अ शो ऑफ हिज नॉलेज। यानी कैंटरबरी टेल्स में कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो कि अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था और ख़ुद को बहुत बिजी बताता था, यानी दिखाता था कि हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वो कौन सा कैरेक्टर था? वो था मैन ऑफ लॉ। कौन था? मैन ऑफ लॉ। अपने बुद्धिमत्ता का बहुत ज़्यादा शो करता था और अपने खुद को बिजी बहुत दिखाता था। 10 नंबर का क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ ली मोर्टेडी ऑथर, यानी एक वर्क है ये ली मोर्टेडी ऑथर ये किसने लिखा है? तो ये लिखी है थॉमस मिलोरी। फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका है मिलोरी मोर्टेडी ऑथर, यानी मिलोरी यहाँ से ले लीजिए, मोर्टेडी ऑथर ऐसे, मिलोरी मोर्टेडी ऑथर ऐसे याद करिए तो याद हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मैन हु ब्रॉड प्रिंटिंग टू इंग्लैंड, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ था, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, प्रिंटिंग उतनी आसान नहीं होती थी और होती थी तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। उसके बाद जो विलियम कैक्सटन थे वो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाए। इस टाइम पे भी बड़ी थी लेकिन उतनी नहीं हो गई थी, थोड़ी सी हैंडी हो गई थी। तो ये लाए थे विलियम कैक्सटन, पहली बार इंग्लैंड में लाए थे। कौन लाए थे? विलियम कैक्सटन। प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लाए थे 1476 में, यानी 1476 में लाए थे विलियम कैक्सटन, इंग्लैंड में लाए थे। ये क्वेश्चन नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। 12 नंबर का क्वेश्चन है एज पर ट्रेवलन इन डैश इंग्लैंड कॉमा वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विथ मेडिवल, यानी इसमें बोल रहा है कि हमने पहली बार जो है ये देखा, वो पहली बार हमने ये देखा है इंग्लैंड में कि कोई मॉडर्न को यानी आधुनिकता को और मेडिवल माध्यमिकता को, दोनों को एक साथ मिलाया है। तो वो कौन मिला के लिखा था? वो लिखे थे जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर क्या किए थे? मॉडर्निटी को और मिडिवलाइजेशन को दोनों को मिक्स करके अपना वर्क लिखते थे। दोनों चीज़ें देखने को मिलती थी इनके वर्क में। सेकेंड टॉपिक हमारा आ गया फ्रेंड्स एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर, तो चौसर का जन्म कब हुआ था? जन्म चौसर का हुआ था 1564 और डेथ हुआ था इनका 1616 में। तो फ्रेंड्स इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द ही घूमेगा ये जो आपका टॉपिक है। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, यानी जो शेक्सपियर है वो कौन से वर्क को बोलते हैं, अपने कौन से वर्क को बोलते हैं फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, यानी पहला खोज है उनका, पहला जो वर्क है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो वीनस एंड एडोनाइस है। वीनस एंड एडोनाइस जो है फ्रेंड्स ये 6 लाइन में है। कितने लाइन में? 6 लाइन में। देखिए एडोनिस है ना, इसको आप अलग अलग करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि कितने लाइन में है। देखिए एडोनिस है A1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये कितने लाइन में है, क्योंकि ये फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन भी रहा है इनका पोयम। तो इसमें आप ऐसे इसको काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक पैराग्राफ उनका 6 लाइन का है। इसको बोले फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द कैरेक्टर ओफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर इन द शेक्सपियर्स प्ले, यानी जो ओफिलिया और गर्ट्यूड रहती है वो किसके प्ले में अपीयर होती है? प्ले तो शेक्सपियर का ही रहा है, हैमलेट, उसमें अपीयर हुई है। तो जो गर्ट्यूड रहती है वो हैमलेट की जो माँ रहती है और ओफिलिया रहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। तो गर्ट्यूड उसकी माँ है और ओफिलिया उसकी गर्लफ्रेंड, किसकी? हैमलेट की। ये हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। ओमिटेड मतलब होता है कि निकाला गया था, यानी फर्स्ट फोलियो जब उनका पब्लिश हुआ था, यानी शेक्सपियर का जो पहला जो फोलियो पब्लिश हुआ था वो उसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि निकाल दिया गया था, यानी 37 प्लेज में से एक उनका ओमिटेड कर दिया गया था, वो था पेरिकल्स को निकाल दिया गया था। और बाकी के जो 36 प्लेज थे उनको 1623 में पब्लिश कर दिया गया था, जो फर्स्ट फोलियो था। इसको पेरिकल्स को निकाल करके 37 में से 36 प्ले को पब्लिश किया गया था, 1 को निकाल दिया गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा है, हम आपको आगे दिखाएंगे। इसमें इसको हमेशा याद रखिए आप। जो एंटोनियो एंड क्लियोपत्रा है, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है, ये तीनों के तीनों आपका रोमन प्ले है। ये तीनों जिस भी ऑप्शन में दिखे आप इसको पॉजिटिव में लीजिएगा। ये तीनों के तीनों जो है रोमन में काउंट किए जाते हैं। ये जूलियस सीजर है, इसके बाद की कहानी एंटोनियो एंड क्लियोपत्रा में बताया गया है, और कोरियोलेनस एक और वर्क है। ये तीनों वर्क इनका रोमन प्ले है। इस ये देख आपको ऑप्शन में ये तीनों देगा, और एक है जो कि अलग दे देगा, चाहे ड्रामा दे देगा या कॉमेडी देगा या रोमांस, कुछ भी दे देगा, लेकिन ये तीनों आपको देगा। ये तीनों आप याद करेंगे तो बाकी जितने बार भी क्वेश्चन आएगा आप हल कर जाएंगे। तो इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये जो हैमलेट था वो तो ग्रेट ट्रेजेडी में आता है इनके, और ये तीनों जो है रोमन प्लेस में आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन ट्विट टू अ मैरी नोट वाइल ग्रेसी जॉन दत्त किल द पॉट। यानी ये जो है ये किस में आया था, देखिए, टू विट टू हु अब मैरी नोट। मैरी नोट मतलब क्या है, आप एक वर्क इनका पढ़े होंगे जो कॉमेडी है, वो है लव लेवर्स लास्ट। कौन सा है, लव लेवर्स लास्ट। उसमें देखेंगे फ्रेंड्स तो उसमें क्या होता है, उसमें लेटर का बहुत आदान प्रदान होता है, पत्रों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ट्रिक यही है, मैरी नोट मतलब शादी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पत्रों का आदान प्रदान होता है। द लव लेवर्स लास्ट में वो किसने लिखा है, शेक्सपियर लिखे हैं। कौन लिखे हैं, शेक्सपियर। तो उसमें ये लाइन आती है, टू विट टू हु अ मैरी नोट वाइल ग्रेसी जॉन दत्त किल द पॉट। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शो द साइन ऑफ इमेच्योरिटी। फ्रेंड्स ये बोले थे, हम आपको बताए थे कि ये देखिए फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन इसमें था ना कि वेनस एंड एडोनाइस जो था इनका फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। यानी जब पहला वर्क हम कोई लिखते हैं तो उसमें इमेच्योरिटी रहती है, मेच्योर हम नहीं रहते हैं पहले वर्क में। तो अब ये वही वर्क यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें कि वो मेच्योर नहीं थे और 6 लाइन स्टेंजा में था। हमने आपको बोला था एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस। एडोनिस में कितने वर्ड्स हैं, एडोनिस में कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, 3 कितने हो गए, 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स हैं। तो ये आपका 6 लाइन स्टेंजा, 6 लाइन का स्टेंजा है। तो ये कौन सा वर्क है, वेनस एंड एडोनिस। एडोनिस में कितने वर्ड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो ये हो गया 6 लाइन स्टेंजा, 6 लाइन का स्टेंजा है। और इसमें इमेच्योरिटी दिखता है उनका, मेच्योर नहीं रहते क्योंकि ये उनका पहला वर्क माना जाता है, पोएम इनका पहला वाला ये था, तो इस वजह से ये मेच्योर नहीं थे उस टाइम पे। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द कैरेक्टर बिएट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन द शेक्सपियर्स प्ले। यानी अब इसमें देखिए बिएट्राइस और बेनेडिक्ट कौन से वर्क में अपीयर होते हैं, मच अडो अबाउट नथिंग। किसमें आते हैं, मच अडो अबाउट नथिंग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर जोन्स फैक्टोटम और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर को बोले थे ये लोग, वो पहले की इंग्लिश है फ्रेंड्स, तो थोड़ा समझने में टफ है, लगेगा आपको। इसमें बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। यानी शेक्सपियर को बोलते हैं कि ट्राई तो सब करते हैं लेकिन मास्टर किसी में नहीं है, यानी सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज उनके पास है। ये कौन बोलता है, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इनके पे बहुत ज़्यादा प्रहार किए थे क्रिटिकली, ये बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज किए थे नेगेटिव में। ये बोलते हैं शेक्सपियर को कि थोड़ा थोड़ा तो सब नॉलेज है इनके पास लेकिन मास्टर किसी के भी नहीं है। जैक्स ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब यही है, जैक्स ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये कौन बोला था, ये बोले थे रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्ले लव लेवर्स लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ। अभी हमने आपको बताया था कि लव लेवर्स लॉस्ट जो है इनका ये कॉमेडी है। कॉमेडी में भी क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर। क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर। कौन सा है, लव लेवर्स लॉस्ट। लव लेवर्स लॉस्ट क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर, याद रखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अम्ब्रेंड यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर्स डेथ। एक बात याद करिएगा फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर थे वो काफ़ी पहले के थे, 16 सेंचुरी के, और 16 सेंचुरी के से बिलोंग कर रहे थे। इस वजह से जो उनका वर्क है फ्रेंड्स 16-17 सेंचुरी से स्टार्टिंग के, तो इनका जो वर्क है इसमें देखने को मिलेगा इर, यानी एगो को इर लिखेंगे, बिफोर को इर लिखेंगे, मतलब ये सब जो है इनका इनके वर्क का ट्रिक है पहचानने का, कि द को दाई लिखेंगे, हैज़ को हैथ लिखेंगे। तो इनका जब भी पोएम आपको मिलता है, जब भी ये आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनके जो पोएम में ये सारे वर्ड्स दिखते हैं तो आप सीधा शेक्सपियर को लगाइएगा। इसमें पूछ रहा है फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ, देखिए दाउ मतलब यू, दाउ का मतलब यू होता है, इज अम्ब्रेड और यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर्स डेथ। ये जो है फ्रेंड्स ये इनका सोनेट है, शेक्सपियर का ही लिखा गया ये सोनेट है। सोनेट में सोनेट नंबर 104 में ये शेक्सपियर जो है इस सोनेट को सोनेट की लाइन में ये बोलते हैं फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनब्रेंड और यू वर बर्न वाज ब्यूटी समर्स डेथ। सोनेट नंबर 104 में विलियम शेक्सपियर बोले थे। 11 नंबर का क्वेश्चन है लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन। लाइसेंडर एक ये कॉमेडी है, मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम, यानी जो अर्धरात्रि में जो स्वप्न का हेर फेर हुआ था स्वप्नों का, उसके बारे में है। तो उसमें लाइसेंडर जो है कैरेक्टर रहता है, लाइसेंडर और हर्मिया। इसका थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिएगा फ्रेंड्स। लाइसेंडर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ हैंडसम यंग मैन ऑफ एथेंस, एथेंस का ये मैन रहता है। लाइसेंडर इज लव विथ यूजिन्स, एक यूजिन रहता है, उसकी बेटी हर्मिया से इसका लव अफेयर चलता है। किसका? लाइसेंडर का हर्मिया से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यूजिन जो है उसकी बेटी रहती है। मिड समर नाइट इज अ कॉमेडी 5 acts रिटन अबाउट द 1595-96 पब्लिश्ड इन 1600 क्वार्टो एडिशन फ्रॉम द ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जरूरी था। लाइसेंडर कौन था? हर्मिया का बॉयफ्रेंड था, जो कि यूजिन की बेटी थी हर्मिया। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाई, यानी जो फर्स्ट फोलियो इनका आया था शेक्सपियर के वर्क का जो फर्स्ट फोलियो आया था फ्रेंड्स, वो आया था 1623 में। और उसको पब्लिश किसने किया था? तो उसको पब्लिश किए थे तुम्हारे हेमिंग एंड कैंडल। चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट ये देखिए ऑप्शन, हेमिंग एंड कैंडल। जो जब डेथ हो गया था 1616 में शेक्सपियर का, तो उसके बाद जो हेमिंग और कैंडल थे वो फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश कराए थे 1623 में। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर 6 ईयर फर्स्ट। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अब दे देगा 2-3 क्वेश्चंस को और पूछेगा कि 2-3 ऑप्शंस को पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्ले है जो कि इनका लास्ट फेज में नहीं लिखा गया था। तो ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिए। टेम्पेस्ट जो था वो भी लास्ट में लिखा गया था, सिम्बलिन लास्ट में लिखा गया था। सिम्बलिन से याद है ये रोमन प्ले है, ध्यान रखिएगा ये रोमन प्ले है, काउंट करवाए थे आपको। टेम्पेस्ट है ये ट्रेजिक रोमांस है। और विंटर्स टेल क्या है आपका? प्रॉब्लम प्ले है। विंटर्स टेल ये क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। विंटर्स टेल ये आखिरी में लिखे थे, ये आखिरी में लिखे थे, ये आखिरी में लिखे थे। टेम्पेस्ट लिखे थे आखिरी में, सिम्बलिन लिखे थे आखिरी में, और विंटर्स टेल आखिरी में लिखे थे। ये तीनों आप याद रखेंगे तो ये चौथा ऑप्शन कोई भी दे दे आपको याद हो जाएगा। तो ये मच अडो अबाउट नथिंग, ये वर्क जो है ये लगभग मिड में लिखा गया था, और ये जो आखिरी फेज में, यानी ये फ्रेंड्स आपका 1611 के आसपास, ये 1611 में लिखा गया है और ये भी उसी के आसपास का लिखा गया है। तो ये फ्रेंड्स ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना।
यानी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो रहता है वर्क, ये भी कॉमेडी है। तो ये वर्क कॉमेडी ऑफ इरर्स, इसके साथ साथ कॉमेडी ऑफ इरर्स भी, कॉमेडी ऑफ इरर्स, ये जो वर्क रहते हैं दोनों, ये दोनों वर्क जो है वो स्टार्टिंग के फेज़ में इनकी लिखी गई थी, जो कि जिसको यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब ये कौन से फेज़ में लिखा गया था। तो ये अर्ली कॉमेडीज थी, ये इनके करियर का जब स्टार्टिंग हुआ था तभी इन्होंने कॉमेडी लिखा था, कॉमेडी ऑफ इडर्स को लिखा था, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर। देखिए अभी हमने आपको बताया कि इनके लास्ट फेज से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार हम दिखा देते हैं कि देखिए ये फ्रेंड्स इनका दोबारा दे दिया गया है कि इनका कौन सा ऐसा वर्क है जो कि इनके लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता है। लास्ट फेज से क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। देखिए यही हमने आपको बोला था ना, डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। देखिए यही यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए टेम्पेस्ट हमने आपको बताया था, सिम्बलिन बताया था हमने आपको, और विंटर्स टेल बताया था। देखिए ये सिम्बलिन मैंने बताया था, सिम्बलिन बताया था, टेम्पेस्ट बताया था, तो विंटर्स टेल बताया था। ठंडी रात की कहानी बताया था, टेम्पेस्ट तूफान बताया था, सिम्बलिन बताया था, ये तीनों हमने बताया था। और ये जो एज यू लाइक इट है ये आपका कॉमेडी है, ये ग्रेट कॉमेडी में आता है। ये जो है कॉमेडी, ये पास्टोरल कॉमेडी में आता है, यानी इसमें बहुत रूरल लाइफ के बारे में, गांव के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कॉमेडी है उसके बारे में। और ये तीनों टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, ये तीनों का तीनों लास्ट फेज में लिखा गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज एंड देयर कैरेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें पूछ रहा है कि इनके जो जितने भी यहाँ पे कॉमेडीज दिए गए हैं उनके कैरेक्टर्स को मैच करिए आप, और इसमें से कौन सा कैरेक्टर पेयर नहीं हो रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है उसको बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है लव लेबर्स लॉस्ट, बैरोन एंड रोजलिन, इसमें देखिए लव लेबर लास्ट में जो होता है इसमें बैरोन रहता है और रोजलिन रहती है, यानी बैरोन का अफेयर चलता है रोजलिन से, लव लेबर्स लास्ट में। मिड समर नाइट्स ड्रीम, अभी हमने आपको बताया था कि जो मिड समर नाइट्स ड्रीम है उसमें रोजलिन रहती है, रुकिए फ्रेंड्स आपको हम दिखा देते हैं तब आपको ध्यान आएगा। देखिए फ्रेंड्स यही था ना रोजलिन, रोजलिन किस में कैरेक्टर थी, मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो रोजलिन जो रहती है, रोजलिन जो है ये मेल है, इसका हर्मिया से अफेयर चलता है, यानी रोजलिंड का हर्मिया से चलता है, हर्मिया से, जो कि यूजिन की बेटी रहती है, यूजिन्स की। तो फ्रेंड्स देखिए ये मिड समर नाइट्स की कैरेक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर क्या दे रहा है कि मिड समर नाइट्स ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बिएट्राइज, तो ये तो नहीं थे इसमें, मिड समर नाइट में ये नहीं थे। कौन थे, हर्मिया और रोजेलिंड था, रोजेलिंड और हर्मिया थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसेनियो था, पोर्टिया थी जो कि अपना भेष बदल के एज ए लॉयर गई थी कोर्ट में डिफेंस के लिए, एंटोनियो के डिफेंस के लिए। तो ये बसेनियो इसका जो रहता है ये फियांसे इसका, और ये पोर्टिया रहती है, पोर्टिया और बसेनियो ये दोनों का कैरेक्टर जो है ये हीरो हीरोइन का है। एज यू लाइक में क्या होता है, ऑरलैंडो और रोजेलिन, रोजेलिन जो कि अपना भेष बदल के फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में जाती है, और ऑरलैंडो जो उसके पीछे पीछे जो रहता है वो जाता है। रोजेलिन और ऑरलैंडो ये एज यू लाइक इट के हैं, तो यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है, और गलत है आपका बेनेडिक्ट और बिएट्राइस का। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच शेक्सपियर्स सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी एक बात आप याद रखिए कि जो शेक्सपियर है वो कितने सोनेट्स लिखे थे, 154 सोनेट्स। कितने, 154 सोनेट्स। सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी। ना ये जो एड्रेस किए थे, ये इन्होंने जो एड्रेस किया था 1 to 126 वो इन्होंने किया था जो वहाँ के थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे,
उनको एड्रेस किया था। किसको किया था फ्रेंड्स? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, देखिए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और उसके बाद बचा हुआ रिमेन जो था, यानी 126 में से आपका बच गया, कितना बच गया? 154 में से 126 निकाल दिए आप, बचेगा जितना आपका बचेगा उतना उस किसको डेडिकेट कर किए हैं? डार्क लेडी को किए हैं बचा हुआ। लेकिन उस डार्क लेडी में से भी दो जो था सोनेट वो किए हैं क्यूपिड, उनकी जो एक गॉड रहती हैं उनको किए हैं, लॉर्ड क्यूपिड को ये डेडिकेट किए हैं 2 सोनेट। यानी 126 तक, 1 to 126 तक साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, और बचा हुआ जो था वो किए थे, 2 किए हैं, लास्ट का 2 किए हैं, क्यूपिड को किए हैं और बचा हुआ डार्क लेडी को किए हैं, यानी 126। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है Whom has spoken the following line in शेक्सपियर्स मैकबेथ। अब शेक्सपियर का जो वर्क है मैकबेथ तो अगर आपने लगभग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको पता होगा, मैकबेथ तो जरूर आपको मिला होगा एक बार। तो मैकबेथ में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो बोलता है मी थॉट आई हर्ड अ क्राई वैस स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर्ड स्लीप इन इनोसेंट स्लीप। यानी इसमें क्या होता है कि मैकबेथ ही बोलता है इस बात को। मैकबेथ क्या बोलता है कि वो मैकबेथ जो है ना, वो मर्डर करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसको ऐसा लगने लगा था कि मैं जो है एक सोते हुए आदमी को मार दिया। उसमें बार बार ये बोलता है मी थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, मैं चिल्लाता हुआ आवाज़ सुन रहा हूँ, स्लीप नो मोर, अब और नहीं सो। वो डंकन को बोलता है और नहीं सो, मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड स्लीप, मैकबेथ ने नींद को मार दिया है, नींद को मार दिया है, यानी सभी के नींदों को मार दिया है। द इनोसेंट स्लीप, वो जो डंकन जो इनोसेंट सा स्लीप सो रहा था उसको मैंने नींद से जगा दिया या उसको नींद में मार दिया। ये बोलते हैं, स्वयं मैकबेथ बोलते हैं मर्डर करने के बाद। 19 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाई शेक्सपियर। यानी कौन सा ऐसा वर्क है शेक्सपियर का जिसमें ये प्रोविंशियल लाइफ यानी गांव की, मतलब एक मिडिल क्लास का डिपिक्शन कौन से वर्क में किए हैं? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हाफ लिखा गया इसमें, कंप्लीट इसका नेम है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। जो विंडसर की जो वाइफ्स थी उसके बारे में बताया गया है। तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आपको फाल्स्टाफ का कैरेक्टर भी मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मोकरी वाला है, यानी कॉमेडियन है। एक क्या नाम है उसका? फाल्स्टाफ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी कैरेक्टर में आता है। और इसमें क्या बताया गया है, जो प्रोविंशियल लाइफ है यानी गवाटी भाषा को या गवाटी लोगों का या फिर मिडिल क्लास का डिपिक्शन इसमें मिलता है। किस में मिलता है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। बाकी जितने भी शेक्सपियर्स के प्लेज हैं उन सब में जो दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा, या तो कोई किंग होता है, यानी नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, वो कोई स्पेशल उसके पास क्वालिटी होती है, या तो सम्राट आता है, या तो प्रिंस रहता है, या तो बहुत बड़े किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन ये जो वर्क है इसमें जो है नॉर्मल मिडिल क्लास की लाइफ को बताया गया है। बाकी किसी भी वर्क में इनके, याद रखिएगा, किसी भी वर्क में इनके नॉर्मल कभी भी डिपिक्शन नहीं किए हैं किसी ऑर्डिनरी मैन को। जितने भी हीरो इनके रहे हैं या हीरोइन रही हैं प्लेस की, सब की सब एक अच्छे फैमिली यानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। राजा और प्रिंस रहते थे, क्वीन रहती थी, प्रिंसेस रहती थी, और यही एक वर्क है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देखिए टाइमन ऑफ एथेंस में भी, कोरियोलिनस में भी, विंटरस्टेल, सब में ये किसी रॉयल फैमिली के हीरो हीरोइन का बात करते हैं, किंग क्वीन का। 20 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई शेक्सपियर इज अ पास्टोरल रोमांस। एक पास्टोरल रोमांस हमने अभी आपको बताया था। कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें पास्टोरल रोमांस के बारे में बात की है शेक्सपियर? तो वो है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो है ये कॉमेडी है, रोमांस है, ये कॉमेडी भी है और ये रोमांस भी है। तो ये किसके बारे में? ये पास्टोरल मतलब ये उसके बारे में बताया गया है,
ये राजा की बेटी रहती है रोजलिन, और जितना भी ये सीन जो हुआ था, ये सब का सब सीन हुआ था फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में, जिसमें गडरिया रहता है और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं, और उसमें किंग क्वीन भी हैं। लेकिन इसमें जो डिपिक्शन मिलता है ज़्यादातर ये मिलता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन का, यानी एकदम रूरल लाइफ का डिपिक्शन मिलता है। ये मिलता है आपका एज यू लाइक, जो पास्टोरल रोमांस है। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ये तो आ गया है क्वेश्चन आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का। एक गलती से क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, फिर भी इसको बता देते हैं। नो नाइटिंगल्स डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स और ट्रेवलर्स इन सम सैडी हंट अमंग द अरेबियन सैंड। यानी ये जो वर्क है इनका वर्ड्सवर्थ का, सॉलिटरी रीपर, यानी एक रीपर रहती है, एक अकेली घसियारन रहती है जो घास को काटती है, वो रहती है एक अकेले एक मैदान में अकेली वो घसियारन रहती है। तो वो उसका बड़ाई करते हुए वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट, यानी इतना अच्छा तो कोई आपकी नाइटिंगल्स, यानी जो नाइटिंगल्स होती हैं जिनके गाने जो होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं गाते हैं जितना कि अच्छा वेलकम सॉन्ग ये जो लड़की अकेली जो घास काट रही है वो गा रही है। इसमें यही बताते हैं सॉलिटरी रीपर में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज से कौन से राइटर हैं जो बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यूनिवर्सिटी विट्स को याद कर लीजिएगा, जिसमें 7 राइटर्स हैं। 7 राइटर्स हैं आपके यूनिवर्सिटी विट्स में, यूनिवर्सिटी विट्स में, ठीक है। उसमें 7 राइटर में से यूनिवर्सिटी विट्स में से आपके मार्लो आ जाएंगे, बस मार्लो हैं। और एलिजाबेथन एज की जब बात करेंगे हम, तो एलिजाबेथन एज में मार्लो रहते हैं, यानी शेक्सपियर 1564 में ये जन्म हुआ था शेक्सपियर का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के आसपास जो है हमारे मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का भी जन्म हुआ था। शेक्सपियर, मार्लो, आप इनका वर्क मिलाएंगे तो पूरा का पूरा मैच करता है। बेन जॉनसन जो कि कॉमेडियन थे, शेक्सपियर ये शुरू हुआ था इनका, बेन जॉनसन का बेन जॉनसन का आपका शुरू हुआ था वर्क जो है ये 1600 के बाद से शुरू हुआ था। बेन जॉनसन का शुरू हुआ था 1600 के बाद से, लेकिन ये भी शेक्सपियरियन एज में थे। ये मिल्टन जो थे, मिल्टन, जॉन मिल्टन, ये जो है बहुत बाद के, यानी जो मिल्टन थे वो बिलोंग कर रहे थे 17th सेंचुरी से। किस कब से बिलोंग कर रहे थे? 17th सेंचुरी से, यानी 1608 में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुआ था उनका 74 में इनका डेथ हुआ था। यानी ये भी पास में थे शेक्सपियर के, ये भी पास में थे, तीनों लोग पास में थे। और जो इसमें और यूनिवर्सिटी विट्स भी पास में थे। तो जो अलग थे सबसे वो थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है 17th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे, ये लोग 16th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे। जन्म हुआ था 16th सेंचुरी में, लेकिन 17th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे ये लोग 17th सेंचुरी से। और ये जो थे ये बाद में आए थे। कौन? जॉन मिल्टन। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, यानी एलिजाबेथन एज जो था वो कब लास्ट हुआ था। यानी क्वीन एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ क्वीन जो थी, उनका जब एसेसन हुआ था, एलिजाबेथ, वो उनका एसेसन हुआ था 1558 और इन्हीं के मृत्यु के बाद तक ये रहा है। 1558 जब एसेसन हुआ तब से लेकर के लास्ट जब उनकी डेथ हुई तब तक चला है आपका एलिजाबेथन एज। 1558 to 1603 तब तक इनका चला है। उसके बाद आया था जेकोबियन एज, 1603 से शुरू हो गया था आपका, 1603 से शुरू हो गया था जेकोबियन एज। तो कब से कब तक रहा है? 1558 to 1603 तक रहा है आपका एलिजाबेथन एज। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर। हमने आपको बताया था कि जो कैंडल थे, हेमिंग्स एंड कैंडल जो थे वो पब्लिश किए थे इनका वर्क 1623 में। क्या, किस नाम से पब्लिश किए थे? फर्स्ट फोलियो पब्लिश किए थे। कौन किया था? हेमिंग एंड कैंडल किए थे।
और इसमें जो है 37 प्लेज में से एक को निकाल दिया गया था, 36 प्लेज को पब्लिश किया गया था। और कौन सा निकाला गया था? पेरिकल्स। कौन सा? पेरिकल्स। पेरिकल्स को ये क्या किए थे? ओमिटेड कर दिए थे। और कितने प्लेज को निकाले थे? 36 प्लेज को। कब निकाले थे? 1623 में। कौन निकाला था? हेमिंग्स एंड कैंडल्स। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्ले टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्वीक ऑफ। यानी टेम्पेस्ट मतलब जो तूफानी है, तूफान है, जो तूफान जो कहानी है, इनका ड्रामा है, रोमांस है, उसमें ये पूछ रहे हैं जो प्रोस्पेरो जो किंग रहता है वो कहाँ का रहता है? ड्यूक ऑफ मिलान। ये कहाँ का रहता है? मिलान का। प्रोस्पेरो जिसकी बेटी रहती है मेरिंडा, मेरिंडा वो क्या रहती है? वो हीरोइन रहती है इसमें की। ये सब कहाँ से बिलोंग करते थे? कहाँ का किंग था प्रोस्पेरो? ये मिलान का था। Who among the following was not a university wits? अभी हमने आपको बताया था यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आते हैं ग्रीन, जितना भी कलर है आप देख लीजिएगा, ग्रीन, यानी पीला, ग्रीन और नैस, ये कौन थे? यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग कर रहे थे। और इसमें और राइटर्स हैं, और फ्रांसिस बेकन जो है ये यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग नहीं करते थे। यानी जितने भी राइटर्स जो हमारे थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, उनको बोला गया था यूनिवर्सिटी विट्स। और उसमें कितने राइटर्स थे फ्रेंड्स? उसमें आपके 7 राइटर्स थे, जिसमें ग्रीन थे, नैश थे, पीले थे, लोर्ड्स थे, और थे आपके मार्लो थे, और कौन था? नैश थे, नैश तो हो गया। ऐसे ऐसे करके 7 राइटर्स आपके थे। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन द थिंग्स इविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। यानी इसमें बोल रहा है कि पूछ रहे हैं कि किसने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने लिखा है या किसने बोला है? तो वो बोले थे विलियम शेक्सपियर। कौन बोले थे? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का फ्रेंड्स हेनरी 5th वर्क है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो बुराइयां होती है ना, वो बुराइयां देखने में अच्छी लगती हैं, देखने में ऊपर से अच्छी लगती है। यानी कोई भी इंसान जो कि बुरा है, और वो देखने में अक्सर देखेंगे तो सामने से वो नहीं दिखता है कि वो बुरा है, लेकिन उसको हमको पहचानना होता है, हमको डिस्टिंग आउट करना पड़ता है, यानी हमको निकालना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये आदमी कैसा है। यानी जो बुराइयां होती है ना, वो गुडनेस थिंग इविल, वो देखने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन उसको हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, यानी देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्ले विच इन विच शेक्सपियर हैड रिटन इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यानी एक वर्क है शेक्सपियर का मैकबेथ, उसमें बोलते हैं इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यानी जब क्वीन जो लेडी मैकबेथ है, जो फोर्थ विश बोला गया लेडी मैकबेथ को, तो जब उसका डेथ होता है उस टाइम पे मैकबेथ बोलता है, शेक्सपियर का वर्क जो मैकबेथ है उसमें मैकबेथ बोलता है इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय इडियट। ये एक कहानी है जो कि एक इडियट बेवकूफ़ के द्वारा कहा गया है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो कि बहुत ज़्यादा साउंड और फ्यूरी यानी धुंधला कहा गया है। सिग्निफाइंग नथिंग यानी कुछ नहीं है। ये एक बेवकूफ़ के द्वारा किया गया है, कहा गया है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसमें ये कब कहते हैं मैकबेथ आपके? ये कहते हैं जब लेडी मैकबेथ का डेथ हो जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम whom डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव हिज कंसेप्ट ऑफ एसे। यानी फ्रांसिस बेकन जो हैं वो अपने एसेस का जो इंस्पिरेशन है या फिर आइडियाज़ है वो कहाँ से लिए थे? कंसेप्ट ऑफ एसेज होगा, या फिर आइडिया ऑफ एसे, या फिर इंस्पिरेशन ऑफ एसेज। ये सब क्या होगा? मोंटेग्ने होंगे। कौन होंगे? मोंटेग्ने। और फ्रेंड्स इनको बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज।
इंग्लिश एसेज, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको क्या बोला जाता है, मोंटेग्नो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एसेज, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एसेज। ये फ्रेंच थे ना, इस वजह से इनको फादर ऑफ एसेज बोला जाता है ओनली, लेकिन ये इंग्लिश के थे, आपके फ्रांसिस बेकन इंग्लिश थे, इंग्लिश राइटिंग में लिखे थे, इस वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। यानी एसेज जब पूछे फादर ऑफ एसेज तो आप मोंटेग्नो को लगाएंगे, अगर पूछे इंग्लिश एसेज तो आप लगाएंगे बेकन को, ठीक है फ्रेंड्स। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा सो द डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। सेम टू सेम फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूछा था, हमने आपको बताया था कि याद रखिएगा इसको, ये हमेशा पूछता है। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे हम आपको दूसरी बार दिखाए थे, यहाँ पे हम दूसरी बार दिखाए थे, और पहली बार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे था, पहली बार यहाँ पे था, दूसरी बार यहाँ पे दिखाए थे, और तीसरी बार यहाँ पे पूछ दिया है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जो कि 6 लाइन का है। वही सेम चीज़ हम आपको बता रहे हैं। एडोनाइस देखिए 6 लेटर्स हैं तो 6 लाइन का हो गया, जो कि इमेच्योरिटी शो करता है। इमेच्योरिटी यानी स्टार्टिंग का राइटर लेखन है इनका, स्टार्टिंग में ये लिख रहे थे, इनका वर्क स्टार्टिंग का है, तो जाहिर सी बात है कि वो इमेच्योरिटी होगा, यानी मेच्योर नहीं है तो फिर इमेच्योरिटी दिखेगा ही। तो ये जब भी पूछे आपसे 6 लाइन स्टेंजा और इमेच्योरिटी पूछे तो आप सीधा बिना देखे वेनस एंड एडोनिस लगा दीजिएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ये भी क्वेश्चन आपको दूसरी बार फिर से दिखा है फ्रेंड्स। अब इसमें पूछ रहा है मिडिल क्लास का, यानी हम आपको बताएं कि शेक्सपियर का जितना भी वर्क है फ्रेंड्स, जितना भी वर्क्स आप इनका देखेंगे सब में ये प्रिंस, थ्रोन और किंग, क्वीन, इसी सब का बात करेंगे। यानी रॉयल फैमिली से जितने भी इनके कैरेक्टर्स रहेंगे, जो हीरो हीरोइन रहते हैं वो सब के सब ऑर्डिनरी मैन तो नहीं रहते हैं, वो किसी स्पेशल फैमिली में उनका बर्थ होता है। लेकिन इसमें जो है आपका ये वाला वर्क मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें सब जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं सब के सब ऑर्डिनरी मैन रहते हैं, यानी नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रॉयल्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, प्रिंस, किंग, क्वीन, ऐसे बिलोंग नहीं करते थे वो। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास के प्रोविंशियल लाइफ को, डेली लाइफ को बताया गया है। एक ही वर्क इनका है जो इसमें ये बताया गया है, बाकी सब बिलोंग करते हैं रॉयल हीरो हीरोइन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पेयर है इसका जो मिसमैच है, तो हेमलेट है 1602 में, सही बात है। 12th नाइट 1601 में, यानी जो 12th नाइट है वो 1 में आया है और हेमलेट जो है 2 में आया है, ठीक है फ्रेंड्स। सिम्बलिन ये तो 11 में आया है, 1611 में आया है, और टेम्पेस्ट भी आपका 11 में आया है, टेम्पेस्ट भी आपका 11 में आया है। तो टेम्पेस्ट और सिम्बलिन ये दोनों आपको फ्रेंड्स हमने बताया था, ये जो है लास्ट के प्लेज हैं, लास्ट के प्लेज हैं फ्रेंड्स, ये अक्सर करके पूछा जाता है। और ये जो है 12th नाइट और हेमलेट ये दोनों जो है ये 1 में ये 2 में, ये आपका पेयर जो है गलत है। कौन सा पेयर गलत है, सिम्बलिन वाला। सिम्बलिन कब आया था, 11 में आया था, टेम्पेस्ट के साथ में, ये लास्ट फेज में आते हैं इनके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटिल टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो कि शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कौन कौन सा है फ्रेंड्स आप देखिएगा। ये इनका देखिए 4 भी लिखे हैं शेक्सपियर, 4 भी लिखे हैं और 6 भी लिखे हैं, 4 भी लिखे हैं। क्या लिखे, हेनरी 4 भी लिखे हैं, 6 भी लिखे हैं, हेनरी 8 भी लिखे हैं। इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो ग्लोब थिएटर है वो बर्न आउट हो गया था, जल गया था। ये जो है थिएटर क्या हुआ था, जब ये परफॉर्म हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था, ये थिएटर जो है इसमें आग लग गई थी, ग्लोब थिएटर में, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका था, शेक्सपियर का था। ये 1613 में जो है जल गई थी, उसके बाद से इसको उसी साल फिर से बनवा दिया गया था। तो ये जो वर्क है हेनरी 8 ये आपको याद रहेगा, और 4 और 6 और 4 ये भी याद रहेगा। हेनरी 7 नहीं लिखे थे, हेनरी 7 नहीं लिखे थे। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है,
द शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। यानी जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, फ्रेंड्स अगर आप मतलब पढ़े ही होंगे 10th 12th, उसमें कहीं ना कहीं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस मिला ही होगा पढ़ने के लिए, जिसमें साइलॉक रहता है और बसेनियो रहता है, एंटोनियो रहता है, जिसमें शिप की कहानी दिखाई गई है। और एक पोएम भी आता है उसी से रिलेटेड, मर्सी, जब कोर्ट में जो वो रहता है आपका, जो 1 पाउंड मांगा रहता है, साइलॉक 1 पाउंड मांगता है, उसका मांस मांगता है, उसमें क्या बोलता है कि उसमें आता है ये सीन मर्सी का। वो पोएम आप पढ़े होंगे, मर्सी का, शेक्सपियर का पोएम मर्सी है, तो उसमें आप पढ़े ही होंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस वो किस जेनरा से बिलोंग करता है। तो वो फ्रेंड्स बिलोंग करता है ट्रेजिक कॉमेडी। यानी देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग जब कोर्ट का सीन आता है उसमें आप लोग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब उसके बाद आखिरी में जब बातें खुलती हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉमेडी हो जाता है। जैसे जेसिका का सीन, जब साइलॉक की जब बेटी भागती रहती है तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा कॉमेडी सीन आता है। तो याद रखिएगा, जब वो साइलॉक की बेटी जो जेसिका है ना, वो घर को डाक करके भाग जाती है, किसके साथ, बेसेनियो एंटोनियो के जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके साथ भाग जाती है। तो उसमें ये वाला भी क्वेश्चन आता है जो सब लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स की प्यार अंधा होता है। तो ये बोला गया था जब जेसिका भागने लगती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि लव इज़ ब्लाइंड। जेसिका बोलती है कि हम कपड़े सही नहीं पहने हैं, तो वो बोलता है लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तुम कुछ भी पहने रहो कोई बात नहीं, ऐसे बोलता है। और वो क्या करता है, उसको लेके फिर भाग जाता है। तो ये टाइम क्या होता, वो अपना गहना वहना अपने पिता का यानी साइलॉक का जितना भी वो गहना था, पैसा था, सब लेके भाग जाती है। और भाग जाती है, उसी टाइम पे ये आता है कोटेशन आपका, लव इज़ ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका कॉमेडी का सीन। और जो कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट का जो पेशी रहता है, जो मांस काटने की बात होती है कि हम निकालेंगे आपके मांस को, तो उस टाइम पे क्या आता है, ट्रेजेडी आता है और इसकी शिप डूब जाती है। बस एंटोनियो की ये सारे जो सीन्स हैं ये सब के सब आपके ट्रेजेडी और कॉमेडी हैं। ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी। अब फ्रेंड्स ये वाला है वर्क, 35 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर वर्क आप इसमें पढ़िएगा, या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, और पढ़े हैं तो ठीक है। किंग लियर जिसमें इसकी 3 बेटियां रहती हैं। किंग लियर में कितनी बेटियां रहती हैं, जो बुढ़ा आदमी रहता है, जो पिता रहता है, इसकी 3 बेटियां रहती हैं। तो वो क्या है ना, इतना ज़्यादा अपनी प्रशंसा में पागल हो गया रहता है कि सब दरबारियों से, सारे बेटियों से, सारे बेटी के हस्बैंड से, सबसे उम्मीद यही करता है कि सब लोग उसकी बड़ाई करें। क्या करें, बड़ाई करें। तो फेटल इन ग्रेटिट्यूड, उसका जो ग्रेटिट्यूड है ना, मतलब उसकी कृतज्ञता को लोग बहुत ज़्यादा सम्मानित करें यार, बहुत ज़्यादा बताएं। वो ये सोचता रहता था कि उसकी कृतज्ञता को, कि उसने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों को सुनने का वो आदी हो गया था। तो वो उसका जो फेटल था उसके पतन का कारण हो गया था। क्या हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ाई सुनता था, वो बुराइयां नहीं सुनना चाहता था, हमेशा अपनी बड़ाई सुनना चाहता था। तो यही उसका कारण था कि वो उसका पतन हो गया। डोमिनेंट थीम था उसका। क्या था फ्रेंड्स, डोमिनेंट थीम। यानी डोमिनेंट थीम क्या होता है, यानी जो डोमिनेंट करना, यानी अपना अधिकार दिखाना, वो किस पे था, फेटल इंटीग्रेट पे था। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर के हैमलेट कैरेक्टर से बिलोंग नहीं करता है। तो वो कौन कौन सा है, ओफेलिया। ओफेलिया हमने आपको बताया था कि हैमलेट की जो गर्लफ्रेंड थी वो कौन थी, ओफेलिया थी। ओफेलिया का पिता कौन था, पोलोनियस था, ठीक है। और इसका चाचा कौन था, क्लॉडियस था। ध्यान से देखिएगा, हैमलेट का जो चाचा था वो क्लॉडियस था, जो कि इसकी माँ से बाद में शादी कर लेता है। पिता की मृत्यु के बाद जो क्लॉडियस रहता है उसकी माँ से शादी कर लेता है, और हैमलेट उसकी गर्लफ्रेंड थी, ओफेलिया थी। पोलोनियस ओफेलिया का जो है पिता था। तो कौन सा, कैसियो जो है ये जूलियस सीजर का एक कैरेक्टर है कैसियो, तो ये इसका नहीं कैरेक्टर है, हैमलेट का नहीं है। 37 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। देखिए फिर से आ गया फ्रेंड्स, देखिए ये वर्क,
ये वाला क्वेश्चन। टेम्पेस्ट लास्ट में लिखा गया है, ये दोनों का दोनों 1611 में लिखा गया है। विंटर्स टेल ये भी आखिरी में लिखा गया है। मच अडो अबाउट नथिंग ये इसके लास्ट फेज में नहीं लिखा गया है। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। अब इसमें पूछ रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्लेज है जो कि 3 पार्ट्स में है। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा कि इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से आप ये चेक करिएगा कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि डिवाइड हो जा रहा है 3 पार्ट में। यानी देखिएगा ये है आपका 4, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। आप डिवाइड करिएगा, यानी 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये नहीं होगा, इसको ये डिवाइड नहीं होगा, ये 1 बार में डिवाइड होगा। ये जो हेनरी 6 है ना, हेनरी 6 को आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 पार्ट्स में कौन सा है, हेनरी 6। कौन सा है, हेनरी 6। याद रखिएगा, ये ट्रिक हमने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्ले है जो कि तीनों पार्ट में लिखा गया है। तो तीनों पार्ट में लिखने के लिए आप 1 2 3 4 जितना भी उनका ये हिस्ट्री प्लेज आया है सबको डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड हो जाएगा 3 से 3 बार में वो हो जाएगा आपका इनका 3 पार्ट्स में। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ये सारा का सारा पूछा ही गया है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब का सब एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार तो पूछा ही पूछा है। सारा का सारा वर्क किसी भी आप किसी भी एग्जाम को उठा लेंगे तो शेक्सपियर अगर सिलेबस में है तो श्योर है कि पूछा जाएगा, और नहीं भी है तो भी पूछता है शेक्सपियर का वर्क। इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड, यानी शेक्सपियर का जो सोनेट था वो किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, थॉमस थॉर्प यानी टीटी के द्वारा, टी यानी थॉमस थॉर्प के द्वारा, थॉमस थॉर्पे के द्वारा इनका सोनेट जो है पब्लिश कराया गया था। कब कराया गया था, 1601 में। कब कराया था फ्रेंड्स, 1601 में थॉमस थॉर्प के द्वारा इनका सारा का सारा सोनेट पब्लिश कराया गया था। 40 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय द शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि 5वीं या 6वीं बार दे रहा है। फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, इमेच्योरिटी ऑफ वर्क, इमेच्योरिटी किस वर्क में दिखा गया था शेक्सपियर का, या 6 लाइन स्टेंजा का कौन सा पोयम है, ये सब है वेनस एंड एडोनिस। फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो समझिए आप सिलेक्शन से दूर हैं, बहुत दूर हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक भी आपका बचना नहीं चाहिए। तो इसमें जो वर्क है सी नंबर का जो है वीनस एंड एडोनिस, ये क्या है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। शेक्सपियर खुद ही बोले अपने वर्क को, और ये 6 लाइन स्टेंजा में है, और ये इमेच्योरिटी वर्क है शेक्सपियर का। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर डाइड ऑन। शेक्सपियर कब मरे थे भाई, ये शेक्सपियर मरे थे आपके 23/16/16 में। यानी शेक्सपियर का जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था, 23 अप्रैल, ठीक है। इनका डेथ भी हुआ था 23 अप्रैल, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रैल में। और ये जन्म हुआ था तो ये थे 1564 में, 1564 में। और ये कब हुआ था, 1616 में, याद रखिएगा। और इनका ये डेट मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बैप्टिज्म हुआ था, जो क्रिश्चियन में बैप्टिज्म होता है, जो नामकरण होता है, बच्चे को जो शुद्धिकरण करते हैं, नामकरण करते हैं, वो करते हैं 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 3 दिन बाद ये क्या होता है, इनका बैप्टिज्म होता है। तो चर्च में इनका, होली ट्रिनिटी चर्च में इनका 26 अप्रैल को इनका बैप्टिज्म हुआ था। उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके 3 दिन पहले यानी 23 को शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा। और इसी दिन 23 अप्रैल को ही इनका क्या होता है, मृत्यु भी होता है। कब होता है, 23 अप्रैल 1616 में, ठीक है फ्रेंड्स। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। यानी जो शेक्सपियर थे वो स्ट्रेटफोर्ड में अपना एक न्यू प्लेस परचेज किए थे। कब परचेज किए थे, देखिए फ्रेंड्स 1596 में इनके बेटे जो है हेमनेट का जो है डेथ हो गया।